एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। ये हुडीज आपके सामने दिख रही होंगी। हमारा न्यू ईयर ऑफर आया हुआ है जो कि अगले 4-5 दिन तक वैलिड रहेगा। आपको ये 3 तरह की हुडीज देखने को मिल रही है, 3 कलर में। इसमें से आप कोई भी 2 हुडीज सेलेक्ट कर सकते हैं केवल 1300 रुपए में। 1300 रुपए में आपको 2 हुडीज मिल जाएंगे, यानी कि 650 रुपए में 1 हुडीज। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप तुरंत अपने ऑर्डर बुकिंग करवा सकते हैं, तुरंत डिलीवरी इसकी हो जानी है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत तंजानिया रिश्तों को लेकर आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, 3-4 दिन पहले, कि आर्मर्ड व्हीकल हम तंजानिया को बेचने वाले हैं। अभी ये खबर आ रही है कि पूरे तंजानिया की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन हम लोग रेस करने वाले हैं। असल में तंजानिया के जो आर्मी चीफ हैं उनका भारत दौरा हुआ था और वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल है जो अहमदनगर में है, वहां का दौरा किया गया था उनकी तरफ से, और उनके साथ कुछ 15 लोग भी और दौरा किए हुए थे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि इसी स्कूल में उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही साथ हम उनको आर्मर्ड व्हीकल्स तो बेच ही रहे हैं, और भी व्हीकल्स उनको बेचे जाएंगे, और भी इस प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट बेचे जाएंगे जो कि उनकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को रेस करने के लिए जरूरी होगी। और इस कोलैबोरेशन को इस तरह से भी देखा जा रहा है क्योंकि चीन का प्रभुत्व तंजानिया में बहुत ज्यादा रहता है, तो चीन के प्रभुत्व को कम करने से भी रिलेट इसको किया जा रहा है कि उनका जो प्रभुत्व है उसको कम करने का प्रयास इस माध्यम से किया जा रहा है। ये बहुत बेहतरीन खबर है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चीन का नाम ही लिया गया है तो चीन के आयन ब्रदर पाकिस्तान और हमारे अच्छे पड़ोसी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिफ मुनीर, उसकी तरफ से एयरफोर्स का डिसीजन लिया जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान में ऐसा होता है, एयरफोर्स चीफ वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पे आर्मी चीफ ही तीनों सेनाओं का एक तरह से चीफ माना जा सकता है। तो आसिफ मुनीर की तरफ से एयरफोर्स का खाका खींचा गया। उन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट सामने रखा जिसमें कि आगे क्या उनको करना है ये सारी चीजें डिटेल थी। उनमें एक महत्वपूर्ण डिटेल थी पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए जो कि J-31 से रिलेटेड थी। अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि J-31 पाकिस्तान ले सकता है चीन से, और J-31 बहुत ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि बिल्कुल डेवलप हो चुका है, बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये अभी भी चीन में एक फ्यूचर प्लानिंग है और इसको स्टिल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। J-20 के बाद ही ये J-31 आया है और अभी भी इसमें बहुत से काम बाकी हैं, पर पाकिस्तान इसको लेने के लिए आतुर हो चुका है। और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये कहा गया है, ये खाका खींच दिया गया है कि हाँ J-31 को लेंगे, पर समय अवधि इसकी नहीं बताई गई, यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने में वो इच्छुक हो चुके हैं। यहाँ पर ये चीज आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एज उनको दे रही है भारत के खिलाफ। भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, पर उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर 2-3 मुद्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए, 2-3 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या ये J-31 ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है या होगा? क्या इसकी जो पूरी खेप है उसको चालू रखने के लिए पाकिस्तान के पास इतने पैसे होंगे कि इसको चालू रख सके या इसको सर्विसेबल कर सके? क्योंकि हम जानते हैं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए किसी भी टॉम डिक एंड हैरी देश के लिए ये एयरक्राफ्ट नहीं बने हुए हैं, उनको मेंटेन नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े देशों की हालत खराब हो जाती है इन एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने में। खैर, चीन का जब ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा या ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा तभी तो उसमें इतना खर्चा होगा। कोई बात नहीं, पाकिस्तान को तो बेवकूफ़ बनाने के लिए चीन पड़ा ही हुआ है, अन्य देशों को भी उसी नाम पर बेवकूफ़ बना देता है। तो पर यह क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत से एक एज प्राप्त करने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। आसिफ मुनीर का ये भी कहना था कि भारत ने राफेल लिया, उसके खिलाफ हमने J-10 लिया, अब हम एक और एज प्राप्त कर रहे हैं अपने एनिमी पे, और ये एयरक्राफ्ट एनिमी की टेरिटरी में घुसेगा, उसको बिना पता लगाए अपना काम करके बाहर निकल जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारत की टेरिटरी में कोई एयरक्राफ्ट घुसे और भारत को पता ही ना चले? S-400 के हमने अचार डालने के लिए रखा हुआ है। खैर, वो बात अलग है, S-400 की जरूरत पड़ेगी नहीं, आकाश मिसाइल के द्वारा ही इसको नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, और ये तब जब हमें इन मिसाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे बहुत से अन्य चीजें हैं जिनसे इन एयरक्राफ्टों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत को इसके खिलाफ अगर ये मान भी लिया जाए कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो भारत को इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? क्या भारत को अपना डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए या रशिया की तरफ देखना चाहिए और Su-75 जिसको चेकमेट भी एयरक्राफ्ट कहा जाता है उसको ले लेना चाहिए? क्योंकि वो भी सिंगल इंजन वाला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और रशियन एयरक्राफ्ट तो चीनी एयरक्राफ्ट से बेहतर ही होगा। अब बात कर लेते हैं रशियन तेल की, जो कि भारत की तरफ आ रहे थे। रशियन तेल या आप कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो कि भारत की तरफ या भारत के पोर्ट पर
अनलोड होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। एक आध हफ्ते का इंतजार किया पर इसको अनलोड नहीं किया जा सका। इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है कि इसकी पेमेंट नहीं की जा पा रही थी। अब ये जो शिप हैं वो चाइना की तरफ मुड़ चुके हैं, चाइना की तरफ जाने लगे हैं। हो सकता है वहां पर डिमांड आई हो और उनकी पेमेंट भी कर दी गई हो। ये जो क्रूड ऑयल है वो सोकोल क्रूड ऑयल कहा जा रहा है। रशिया में 2-3 तरह के क्रूड ऑयल बनते हैं, उसमें से एक ये सोकोल भी है जो कि भारत में काफ़ी संख्या में इस्तेमाल भी किया जाता है। और सोकोल तेल के लिए ओएनजीसी विदेश का रशिया में इन्वेस्टमेंट भी है। असल में इस सोकोल तेल की जो पेमेंट है अभी तक दिरहम में की जा रही थी और ये माना जा रहा है कि जो पेमेंट लेने वाले हैं रिसीवर हैं यानी कि रशियन कंपनी है, उनको अकाउंट ओपनिंग में और पैसे प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए इसका पेमेंट हो नहीं पा रहा उनको और भारत से ये शिप डाइवर्ट करके चीन की तरफ पहुंचा दिए गए हैं। पर जैसे ही रशिया से ऑयल भारत की तरफ आना कम हुआ, भारत सऊदी अरेबिया की तरफ देखने लगा है, वेनेजुला की तरफ देखने लगा है और दूसरे जो अपने ऑप्शन है उसको तलाश कर रहा है। हाँ, भारत रशियन ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट अभी हो गया है और भारत को रशियन ऑयल चाहिए। और ये जो पेमेंट का अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो भारत को दूसरी जो देश हैं उनकी तरफ देखना ही पड़ेगा। पर भारत वहीं इस पेमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तैयारियां भी कर रहा है, उसका भी जुगाड़ कर रहा है और जल्दी हम देखेंगे कि रशियन ऑयल फिर से भारत आने लगेगा। रशियन ऑयल सोकोल वाला जो ऑयल है वो भारत पहुंचने लगेगा। इसके अलावा अन्य ऑयल तो भारत पहुंच ही रहे हैं। इंडियन ऑयल की तरफ से इसका रिफाइन करने की प्रक्रिया भी चालू है। बात चीन की चली है तो चीन के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ग्लोबल टाइम्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका ये मुख्य पत्र कहा जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से जो भी कुछ कहना होता है वो इसी पत्रिका के द्वारा या आप कह सकते हैं अखबार के द्वारा कहा जाता है। तो अब इनको भी पता लग गया है कि श्रीलंका इनकी जो रिसर्च वेसल है उसको अपने यहाँ नहीं आने देगा और इसका पूरा ठीकरा उन्होंने भारत पर थोपा है। और वो कह रहे हैं कि श्रीलंका जो कि भारत के अब दबाव में आ चुका है और श्रीलंका भारत और चीन के बीच का जो रास्ता है वो तलाश कर रहा है, इसीलिए चीन की जो भी रिसर्च वेसल जो कि 5 जनवरी 2024 को अभी आनी ही थी, कल ही आनी है, उसको आने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है। श्रीलंका के द्वारा ये चीज़ 1 साल के लिए की गई है। ये चीज़ पहले मैंने आपको खबर बता दी थी। अब चीन वालों को भी ये बता दिया गया है और चीन के अखबारों में भी निकल कर आने लगा है कि उनके रिसर्च वेसल को श्रीलंका की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर आने की कोई भी अनुमति नहीं दी जा रही है। 1 साल तक ये चीज़ किया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि श्रीलंका ने ये हवाला दिया है कि वो अपनी भी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं और अगर इस प्रकार का कोई शिप 1 साल बाद जब परमिशन उनको मिल जाएगी तो उसके साथ वो खुद भी इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं। इसलिए जब वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी तभी वो किसी शिप को आने देंगे। अब इसमें भारत का दबाव कहा जाए या श्रीलंका जो कारण बता रहा है वो सही भी हो, पर चीन के जो शिप हैं रिसर्च वेसल है उनको आने की अनुमति नहीं दी जा रही श्रीलंका से। अब ये प्रूफ हो चुका है और जो चीन के अंदर जो टीस उठी है वो भी वो बता रहे हैं और भारत को इसके लिए दोषी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई भारत जो एंटी चाइना पॉलिसीज अब ला रहा है, कंपनियों पे क्रैकडाउन कर रहा है, इस प्रकार की चीजें कर रहा है, तो इसके पीछे भारत ही है। तो है, होगा क्यों नहीं, चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हम उसके खिलाफ जो कुछ भी करें कम ही होगा। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।